सेवन्थ क्लास। चलिए फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में। और बच्चों कल हमने एक नया पाठ चालू किया था, जंतुओं और पादपों में परिवहन। ठीक है, परिवहन का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि आवश्यक और अनावश्यक जो भी पदार्थ हैं वो जब शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं, या कहीं भी कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाने का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है परिवहन। तो हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे शरीर के अंदर भी जो है वो आवश्यक पदार्थ जो है वो किस प्रकार पहुंचते हैं प्रत्येक कोशिका के पास में। और कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी कुछ जहरीले या विषैले पदार्थ बनते हैं, उनको आवश्यक अंगों तक कौन पहुंचाता है। फिर हमने ये भी चर्चा की कि परिवहन तंत्र के रूप में हमारे पास परिसंचरण तंत्र है, जिसमें रक्त नलियाँ, हृदय और रक्त शामिल हैं। रक्त का भी मैंने आपको बताया कि लाल रंग का जो है वो द्रव है, एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर ये भी बताया कि इसके अंदर जो है वो एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव मौजूद रहता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। उसी प्लाज्मा में रक्त में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो निलंबित रहती है, जैसे WBC है, RBC है, और इसके अलावा पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स हैं। ये भी बताया आपको कि WBC क्या करती है हमारे शरीर के लिए, प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी तंत्र का कार्य करती है। RBC क्या करती है और प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और क्रियाकलाप 11.1 देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हृदय जो है वो भी हमारे परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है। अपने दाहिने यानी दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी सबसे आगे वाली फिंगर, फर्स्ट फिंगर अंगूठे के बाद में, और उसके बाद वाली, तो मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं यानी वाम कलाई की भीतरी भाग पर रखिए। जिस तरह से चित्र में दिखा रखा है ना बच्चों, इस तरह से ये दोनों उंगलियां आगे वाली, जो अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां हैं, वो आपको थोड़ा सा गड़ाकर अपने बाएं हाथ की कलाई पर रखनी है, इस तरह से, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया वैसे ही बिल्कुल। क्या आपको कोई स्पंदन मतलब धड़कन, ठीक है, या कोई कंपन सुनाई देता है, धक धक की आवाज़ महसूस होती है? कि ये देखना आपको यहाँ स्पंदन क्यों होता है। यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहलाता है। देखते हो ना आप, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, जब कोई बेहोश होता है या मरता है तो डॉक्टर आता है, वो यहीं से पकड़ता है। बिल्कुल ये वैसी ही क्रिया है, ये नाड़ी स्पंदन है। हमारी जो नर्व्स आ रही हैं हार्ट से, उसके अंदर जो ब्लड के बहने की गति है या जो स्पंदन है वो हमको यहाँ सुनाई देता है। और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। किसके कारण होता है ये? धमनी में रक्त कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है, क्योंकि धमनियाँ, आपको मैंने कल बताया था कि धमनी जो है वो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त को कहाँ पंप करती है, कहाँ लेकर जाती है? शरीर के समस्त अंगों तक लेकर जाती है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। अब आप एक स्टॉप वॉच ले लीजिए, या सेकंडों वाली जो है वो जिसमें सेकंड पता चलते हैं, वैसी एक घड़ी ले लीजिए, और 1 मिनट तक आपको इसको नोट करना है, गिनना है कि कितनी बार ये धड़कन आपको सुनाई देती है। कलाई में नाड़ी स्पंदन को अनुभव करना है। इस तरह से होता है। देखिए आप, ये जो दोनों उंगलियां यहाँ लगा रखी है ना, इस तरह से ये दोनों उंगलियां आपको यहाँ पर लगानी है, और लगा करके 1 मिनट तक स्पंदन नोट करने हैं, नाड़ी स्पंदन नोट करने हैं। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या, यानी धक धक जो आवाज़ आ रही है ना, उन कंपनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। ये रही आपकी स्पंदन दर की परिभाषा, कि 1 मिनट में कितने स्पंदन होते हैं, वो संख्या जो है वो स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। देखो, 1 मिनट में हृदय जो है वो कितनी बार धड़कता है जब विश्राम की अवस्था में होंगे? 72 से 80 बार। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी गर्दन के पास हाथ लगाकर कान के पास भी ये नाड़ी स्पंदन अनुभव कर सकते हैं बच्चों। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अब अपने सहपाठी जो हैं उनकी भी आप इसी प्रकार अलग अलग बच्चों की जो है वो स्पंदन दर ज्ञात करें कि सबकी समान आती है या कुछ अंतर है। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए, उन्हें सारणी 11.1 में लिखिए। देखिए, ये एक सारणी बनाई है नाड़ी स्पंदन दर नापने की। यहाँ पर आपको क्या नाम लिखना है? यहाँ पर आपको नाम लिखना है अपने सहपाठी का, है ना, इस जगह। फिर उसकी स्पंदन दर ज्ञात करके यहाँ पर दूसरे सहपाठी का नाम लिखिए,
फिर उसकी स्पंदन दर यहाँ लिखिए। इस तरह से आप 5 से 7 अपने सहपाठियों की स्पंदन दर ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि सभी की स्पंदन दर समान है या कुछ अंतर है। वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। देखो कल भी बताया था मैंने आपको कि ऐसी नीले रंग की जो नसें आपको दिखाई थी मैंने चित्र में परिसंचरण तंत्र में, ये शिराएं कहलाती है। और शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त जब पहुंचता है तो उस ऑक्सीजन को हम लोग भोजन के ऑक्सीकरण के लिए काम में ले लेते हैं, श्वसन के लिए काम में ले लेते हैं। फिर उसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वो शिराएं वापस हृदय तक ले जाती है, और हृदय से वापस वो कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में वो कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त कर देता है और ऑक्सीजन को वापस ले लेता है, जिससे वो ऑक्सीजन समृद्ध हो जाता है यानी शुद्ध हो जाता है। फिर पुनः कहाँ आता है? वो हृदय में आता है। हृदय से धमनियों के द्वारा शरीर के समस्त अंगों में जाता है, और फिर वहाँ पर ऑक्सीजन को उपयोग में लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो उसमें मिल जाती है। वहाँ से वो शिराओं द्वारा पुनः हृदय में, हृदय से वापस फेफड़ों में। इस तरह से ये पूरा एक दोहरा परिसंचरण डबल चक्र में पूरा होता है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और चूंकि ये सारी घटनाएं जो है वो बंद नलियों में हो रही है, इसीलिए हमारे अंदर जो परिसंचरण तंत्र है बच्चों, वो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। तो वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, क्योंकि सभी भागों में जब ऑक्सीजन काम में आ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से समृद्ध जब रक्त को वापस हृदय में ले जाती है तो शिराएं कहलाती है। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। क्यों? क्योंकि वापस हृदय में जो रक्त जाता है वो बहुत तेज गति से नहीं जाता है, इसीलिए वहाँ पर रक्त दाब कम होने की वजह से शिराओं की जो भित्तियाँ हैं वो पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं, है ना। बाई चांस भी हृदय रक्त जो है वो वापस उल्टी दिशा में नहीं आना चाहिए, इसीलिए शिराओं की आंतरिक भित्तियों में ऐसे वाल्व होते हैं, ऐसे कपाट होते हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ने पर बंद हो जाते हैं और वापस रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। और ये हमारे परिसंचरण तंत्र का एक आरेख है। देखो, देखिए ये हृदय है हमारा, ठीक है ना। समझिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा हार्ट है। हार्ट से जो शुद्ध रक्त है, 4 कपाट होते हैं हार्ट में इस तरह से। ऊपर के 2 जो हैं ये वाले, ये आलिंद हैं, और ये नीचे के 2 हैं निलय, ठीक है। ये वाले जो हैं वो क्या हैं? निलय हैं, और ये क्या हैं? दोनों आलिंद हैं, आलिंद, ठीक है। अब निलय और आलिंद दोनों हैं। ऊपर के 2 कपाट तो क्या हैं? हृदय में, ये और ये तो आलिंद, और ये निलय। ये तो है दायां निलय और ये बायां निलय, और ये बायां आलिंद और ये बायां निलय, और ये दायां आलिंद और दायां निलय। अब देखो आप, यहाँ से बाएं भाग से जो शुद्ध रक्त होता है, फेफड़ों से जो रक्त आया O2 युक्त, किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। फुफ्फुस मतलब फेफड़े, फेफड़ों से जो शिरा आ रही है उसके द्वारा जो रक्त आया है वो O2 से युक्त है। किससे युक्त है? वो O2 से। यहाँ से जो ये फेफड़े हैं ना हमारे, यहाँ से जो ये रक्त आया वो O2 से युक्त है, ठीक है। फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ लाया गया है? ये लाया गया है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ये आएगा बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से आएगा बाएं निलय में। ऊपर से कहाँ गया? नीचे। और नीचे से आते ये शिरा है बच्चों। ये चित्र आपका जो है वो उल्टा है बच्चों। यहाँ पर ये धमनी आएगा, शिरा की जगह क्या आएगा? ये धमनी आएगा। धमनी से ये कहाँ जा रहा है? ये धमनी आगे जा कर के छोटी छोटी बारीक नलियों में बढ़ जाती है, जिनको केशिकाएं कहेंगे, और इन केशिकाओं के द्वारा ये शरीर में चला जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका से इसको उपयोग ले लिया जाता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका द्वारा। फिर ये जो केशिकाएं हैं, बारीक नलियां हैं, ये धमनियां हैं, ये वापस जुड़ती हैं और जुड़ कर के एक मोटी नलिका बनाती है, जिसको कहेंगे हम लोग शिरा। क्या कहेंगे? महाशिरा होती है ये शिरा। ये धमनी गलत है यहाँ, शिरा। अब शिरा से वापस ये कहाँ पहुँचेगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ये कहाँ पहुँचेगा? दाएं निलय में। और निलय से ये वापस शुद्ध होने के लिए कहाँ पर जाता है बच्चों? ये जाता है फेफड़ों में। यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ कर देगा, छोड़ देगा,
और वापस O2 से युक्त होकर फिर वापस यही चक्र जो है वो वापस आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से देखो डबल चक्कर होते हैं ये, है ना। एक बार एक तरफ जो है वो शिराओं के द्वारा तो अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त जो वो ले जाया जाता है, और धमनियों के द्वारा हृदय से O2 युक्त जो है वो शरीर के समस्त अंगों को पूर्ति की जाती है। इस तरह देखो आप फेफड़े, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, और यहाँ पर ये आपका उल्टा छपा हुआ है, ये धमनी और शिरा, शिरा नहीं है, इस तरफ तो आएगा धमनी और इस तरफ आएगा शिरा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये आपका परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र हो गया। ये बनाना है आज आपको होमवर्क में भी यहाँ से। फिर चलिए देखते हैं चित्र 11.3। देखिए अभी देखा हमने क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है। उत्तकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। ये देखिए आप, ये केशिकाएं हैं। तो तीसरे प्रकार की जो रक्त नलियां हैं धमनी शिरा के अलावा, वो क्या हो गई, केशिकाएं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय तक ले जाती है। ये मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ पर कि ये केशिकाएं पुनः जुड़ी केशिकाएं जुड़ करके और वापस ये शिरा बना दी इन्होंने, ठीक है, शिरा बना दी। इससे ये क्या हो रहा है, ये रक्त को CO2 युक्त रक्त जो है ना, इसमें CO2 युक्त रक्त ये वापस लेकर जाएंगी शरीर के अंगों से हृदय तक। अब चलिए आगे बूझो क्या कह रहा है। मैं चित्र 11.3 देखकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। पहेली ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है। देखिए बिल्कुल सही है। धमनी जो है, इस चित्र को देखिए, यहाँ पर फुफ्फुस शिरा है ना, ये जो फुफ्फुस शिरा है, यहाँ से फेफड़ों से निकलने वाली शिरा हृदय में O2 युक्त रक्त लेकर आ रही है, जबकि मैंने भी आपको बताया था कि शिरा जो हमेशा CO2 युक्त रक्त लेकर जाती है। लेकिन बच्चों यहाँ ये उल्टा है। यहाँ पर फुफ्फुस शिरा तो O2 युक्त रक्त लेकर आएगी हृदय में, और हृदय से फुफ्फुस धमनी जो है वो CO2 युक्त रक्त लेकर जाएगी फेफड़ों में, है ना। यहाँ ये उल्टा होता है। बाकी सब जगह धमनियाँ जो है वो O2 युक्त रक्त ही लेकर जाती है और शिराएं CO2 युक्त रक्त ही लेकर जाती हैं, ठीक है। पहले ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसीलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती है, यानी लाने वाली तो शिरा होती है और ले जाने वाली क्या होती है, धमनी होती है। इसीलिए इनको फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी कहा गया है। तो अब रक्तदान देखेंगे हम लोग। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। तो ये देखिए बच्चों, रक्तदान भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके द्वारा किया गया रक्तदान जो है वो एक मरते हुए व्यक्ति को जो रक्त की कमी से मर रहा है उसको उस ज़िंदगी को हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन रक्तदान करने की भी सही उम्र होती है, ठीक है। आप जो है 18 साल के बाद ही, लीगल एज के बाद ही आप रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ शर्तें होती है रक्तदान की, कि आपको जो है वो कोई जेनेटिक बीमारी नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है आप रक्तदान करने के लिए जो है वो हर तरह से स्वस्थ हों, यानी उसके मानक दायरे जो भी हैं स्वस्थता के, वो आप में होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप जो है वो आज के काम के लिए होमवर्क के रूप में चित्र बनाएंगे। एक तो ये परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र बनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से शुद्ध रक्त जो है वो हृदय से अंगों में जाता है और अंगों से CO2 युक्त रक्त जो है वो वापस हृदय में और फेफड़ों में जाता है। इस परिसंचरण तंत्र व्यवस्था का आपको वर्णन करना है आज। ओके स्टूडेंट्स।